जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का क्वांटम एजुकेशन लाइब्रेरी में स्वागत करता हूँ। आप सभी को बता देते हैं कि लाइब्रेरी का एक सर्वोत्तम संस्थान है जहाँ पर आपको सिलेक्शन के लिए तैयार किया जाता है और आपके सुनहरे भविष्य के लिए बेहतर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हम आप सबको जीएस का एक लघुत्तम अंश बताने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको बेस्ट समझ में आएगा। देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न। तो उसी में एंशिएंट इंडिया का एक भाग आता है जिसको आपने जरूर सुना होगा, जिसे हम कहते हैं वर्धन वंश। क्या कहते हैं? वर्धन वंश। तो इस वर्धन वंश में यदि आपने सुना है तो जाहिर सी बात है आपने राजा हर्षवर्धन का नाम जरूर सुना होगा। वही हर्षवर्धन जिसके समय में क्वाइलसान नाम का एक चीनी यात्री आया था, जिसे द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर के नाम से हम भारतीय इतिहास में जानते हैं। तो उसी में हम बात करते हैं राजा हर्षवर्धन। तो थोड़ा सा देखेंगे कि राजा हर्षवर्धन की बात को समझने के लिए उसके हम पूर्व की जानकारी देखेंगे। तो उसके पूर्व ये राजा हर्षवर्धन कैसे बनता है, तो पहले तो जानते हैं राजा हर्षवर्धन ये था कौन। तो देखिए भाई, जो राजा हर्षवर्धन है, राजा हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन होता है। क्या होता है? राजा हर्षवर्धन का पिता का नाम प्रभाकर वर्धन होता है। प्रभाकर वर्धन एक कन्नौज के समीपस्थ छोटा सा क्षेत्र होता है जिसे हम थानेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? थानेश्वर क्षेत्र पर जो प्रभाकर वर्धन ने, इन्होंने वर्धन वंश या इसी को हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें पैदा होती हैं। ध्यान रहे, कितनी संतानें? 3 संतानें। एक का नाम होता है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और एक इनकी पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। जो राजश्री है, राजश्री के ही वजह से देखा जाए समस्त प्रकार के इसमें लगभग 4 युद्ध लड़े गए हैं। और किस लिए लड़े गए हैं वो आप देखते हैं। देखिए, जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का सबसे बड़ा पुत्र होता है। और आप तो जैसे जानते हैं कि हमारे यहाँ सत्तात्मक सत्ता होती थी, तो प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन ही अगला शासक अर्थात राजा बनेगा। जो प्रभाकर वर्धन, उनकी शासन की बात कर लेते हैं। उनका शासन 606 से लेकर 47 अर्थात 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन होता है। कहाँ पर? थानेश्वर पर। थानेश्वर से बाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं कन्नौज। तो उसमें देखते हैं, कुछ बात जानेंगे। जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन का जो क्षेत्र थानेश्वर था, थानेश्वर के ठीक पड़ोस में एक राज्य हुआ करता था कन्नौज। याद रखेंगे, कौन सा? थानेश्वर। थानेश्वर के पड़ोस में था एक राज्य कन्नौज। और कन्नौज का उस समय का तत्कालीन शासक था गृहवर्मा। क्या नाम था? गृहवर्मा, जो मौखरी साम्राज्य का संबंध रखता है। इससे इसके गोत्र का नाम था मौखरी राजवंश। कौन सा? मौखरी राजवंश का शासक था गृहवर्मा, जो कन्नौज पर शासन करता था। और उसी के समीपस्थ थानेश्वर पर प्रभाकर वर्धन का शासन हुआ करता था। और थानेश्वर के जस्ट नीचे अर्थात दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिणावर्त क्षेत्र में उसका नाम है मालवा। आज के मध्य प्रदेश में, यानी आज के मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र था मालवा, जिसे हम मालवा देश कहते थे। और मालवा देश का शासक देवगुप्त होता है। कौन होता है? देवगुप्त। ध्यान रखिए। लेकिन बात यह है कि जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन का जो कन्नौज क्षेत्र है, कन्नौज क्षेत्र से कट्टरता है। क्या है? यानी थानेश्वर की कन्नौज क्षेत्र से कट्टरता है। और ये जो मालवा क्षेत्र है, शासक देवगुप्त है, मालवा क्षेत्र से मित्रता है। क्या है? मित्रता। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो जो पहले हुआ करते थे, राजाओं की व्यवस्था ये होती थी कि वैवाहिक संबंधों का सहारा लेकर के अपने बिगड़े हुए जो रिश्ते होते थे उनको बनाने की कोशिश करते थे। इस प्रकार से जो प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक गिरिवर्मा से करना चाहते थे। इससे गिरिवर्मा से करना चाहते थे, लेकिन
ये जो देवगुप्त है, देवगुप्त प्रभाकर वर्धन के यहाँ आता जाता रहता था, अर्थात जब रिश्ते अच्छे हैं तो जाहिर सी बात आता जाता रहेगा। तो आपस में आने और जाने से आप समझ सकते हैं जो देवगुप्त है, देवगुप्त भी नवयुवक होता है अर्थात राजा है, और इनकी जो पुत्री है प्रभाकर वर्धन की उसका नाम है राजश्री। राजश्री भी आपस में युवक है और इन दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है। क्या होता है, यानी राजश्री, ध्यान रखेंगे, राजश्री और देवगुप्त इन दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से देखा जाए तो प्रेम होने से इन दोनों में शादी होने का नंबर आता है, लेकिन उसके पहले ही प्रभाकर वर्धन राजश्री का विवाह गिरिवर्मा से कर देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जब गिरिवर्मा से शादी कर देते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे फिल्मों में होता है, आपने देखा होगा कि फिल्मों में जब प्रेमिका की शादी किसी और से हो जाती है तो जाहिर सी बात है प्रेमी क्या करता है, आप समझ सकते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर होती है। जब प्रभाकर वर्धन राजश्री की शादी कर देते हैं गिरिवर्मा से तो देवगुप्त ये गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होने के बाद जाता है और गिरिवर्मा की हत्या कर देता है। ध्यान रखेंगे, किसकी हत्या कर देता है, गिरिवर्मा की। अब देखा जाए तो गिरिवर्मा अर्थात कन्नौज का सिंहासन खाली हो गया। तो कन्नौज का सिंहासन जब खाली होगा, लेकिन शादी तो हो गई ना राजश्री की, राजश्री अकेले यहाँ पर बैठती है, बसती है। इस बात को जानते हुए जैसे ही राज्यवर्धन को पता चलता है, राज्यवर्धन अगला शासक प्रभाकर वर्धन के बाद घोषित होता है और ये जाकर के अपनी सिस्टर के पति की हत्या का बदला लेने के लिए जाकर ये देवगुप्त की हत्या कर देता है। इस प्रकार से देवगुप्त की हत्या हो गई। ध्यान रखेंगे इस बात को कि पहले गिरिवर्मा की हत्या हुई, देवगुप्त ने किया, देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने किया। राज्यवर्धन कौन है, प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र अर्थात हर्षवर्धन का बड़ा भाई है। और तुरंत ही ये जो देवगुप्त है अर्थात मालवा नरेश देवगुप्त, मालवा नरेश देवगुप्त का प्रबल मित्र यानी खास मित्र है गौड़ देश का शासक, उसका नाम शशांक है। क्या नाम है, शशांक, यानी देव क्या नाम है, शशांक, जो गौड़ देश का शासक है। गौड़ देश का जो है वर्तमान नाम जो है बंगाल है। क्या नाम है, बंगाल। बंगाल का प्राचीनतम नाम गौड़ देश हुआ करता था। तो शशांक को पता चलता है कि हमारे मित्र की हत्या हो चुकी। इस प्रकार से शशांक तुरंत ही आता है और अपने मित्र का बदला लेने के लिए जो है राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है, राज्यवर्धन की। इस बात को ध्यान रखिए। और जब राज्यवर्धन की हत्या कर देता है तो तुरंत ही जानकर हर्षवर्धन अपने बड़े भाई की हत्या को जान करके अपने बड़े भाई की हत्यारे अर्थात शशांक की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है, शशांक की। और शशांक की हत्या जब हो जाती है तो हर्षवर्धन, सही मायने में देखा जाए हर्षवर्धन का जो साम्राज्य छोटा सा थानेश्वर था वही बाद में इनके अधिकार क्षेत्र में कन्नौज लिया गया और इन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। इन्होंने देखा जाए तो मालवा देश पर भी अधिकार कर लिया और इन्होंने बंगाल यानी गौड़ देश पर भी शासन कर लिया। अर्थात कहने का मतलब समस्त उत्तर भारत किसके अधीन हो गया। तो ऐसा में देखा जाए तो जो है हर्षवर्धन के अधीन हो गया। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जब हत्या हो जाती है तो इनकी जो राजश्री होती है, राजश्री को यह पता चलता है कि शायद ही हमारे काम हो रहा है। इस प्रकार से जंगल चली जाती है, लेकिन जंगल की पुनः वापस लेकर के आते हैं हर्षवर्धन और इनसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ ही कन्नौज पर बैठकर शासन करेंगे। इस प्रकार से कन्नौज पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हर्षवर्धन को ये सब फ्री में मिल गया। तो इसके चलते अब ये सोचेंगे चलो दक्षिण भारत की ओर भी प्रवेश करते हैं। तो आप जानेंगे जब उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जब होते हुए जाएंगे तो आपको मिलेगा विंध्याचल श्रेणी। और विंध्याचल श्रेणी के जस्ट नीचे फैला था, उसका नाम है चालुक्य राजवंश। कौन, चालुक्य राजवंश का सबसे प्रबल शासक था, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। जा करके पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण कर देते हैं और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य जो है नर्मदा नदी पर एक भयानक युद्ध होता है जिसे हम नर्मदा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्मदा का युद्ध। और इसमें राजा हर्षवर्धन पूरी तरह से पुलकेशिन द्वितीय से हार जाते हैं अर्थात पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं। तो देखा जाए ये भारत है तो उत्तर भारत पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार क्षेत्र में हो गया और पुलकेशिन द्वितीय के पास था ही। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय का भी दुश्मनी थी एक पल्लव राजवंश था जो वर्तमान के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में फैला था। उसका नाम है नरसिंहदेव वर्मन। नरसिंहदेव वर्मन से दुश्मनी थी। इन्होंने भी वही बात सोचा कि चलिए अब हम अपने दुश्मन अर्थात नरसिंहदेव वर्मन को भी हराते हैं। और जाकर के पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर दिया
नरसिंहदेववर्मन पर, और नरसिंहदेववर्मन पर जब आक्रमण किया तो इसमें पुलकेशी द्वितीय नरसिंहदेववर्मन से हार जाते हैं। अर्थात अंततः दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक पल्लव राजवंश का शासक नरसिंहदेववर्मन प्रथम का शासन पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। और यहीं पर जो हर्षवर्धन है ये अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए कन्नौज और प्रयागराज में महामोर्च परिषद का आयोजन करते हैं। महामोर्च परिषद क्या है, इनके पास जितनी भी संपत्ति होती है उसको दान दे देते हैं, और तभी से कन्नौज अर्थात और प्रयागराज इन दोनों में एक कुंभ का आयोजन किया जाता है जो हर चौथे वर्ष लगता है। इसकी शुरुआत करने का श्रेय राजा हर्षवर्धन को जाता है। उम्मीद करते हैं समस्त प्रकार की जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है शशांक की हत्या किसने की। शशांक को थोड़ी सी जानकारी देती है। शशांक वही व्यक्ति है जिसने ये बुद्ध से इतना घृणा करता था कि जो बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी अर्थात बोध गया, वहाँ पर बोध वृक्ष को कटवा करके इसने जो है नदी में खिंचवा दिया था, और बुद्ध की मूर्ति को तोड़वा करके इसको जो है नदी में खिंचवा दिया था। ये वही शशांक अर्थात इस इतिहास में एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इस समस्त प्रकार की जानकारी समझ में आई होगी, और आपको समझ में आया हो तो आप अधिक से अधिक चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।